हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 7th में आप लोगों का चैप्टर चल रहा है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में श्वसन। जीवों में श्वसन चैप्टर जो है वो आपको मनुष्यों में किस तरह से श्वसन की प्रक्रिया होती है वो आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। होपफुली आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। काफी आपके लेवल के हिसाब से थोड़ा सा कठिन मान सकते हैं आप उसको, लेकिन ये है कि अगर आप समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी और हमेशा के लिए वो कॉन्सेप्ट आपका याद हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। अभी सेकेंड टॉपिक इस चैप्टर का क्या था, हम जीवों में श्वसन की बात कर रहे थे। तो मनुष्यों में किस तरह से रेस्पिरेशन की प्रोसेस यानी कि श्वसन की प्रक्रिया होती है वो आपने जान लिया। तो अभी और अन्य जीव जो हैं, लैंड एनिमल्स, आपके एक्वेटिक एनिमल्स, और इनमें श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो कल हमने एक कोशिकीय जीव अमीबा में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में जाना था। और आज हम जानेंगे कि कॉकरोच जो है, जो आपको घरों में सामान्य तौर पर आपने देखा होगा, मॉइस्चर वाले प्लेस पे जहाँ पे नमी होती है, अंधेरा मतलब थोड़ा सा डार्क और मॉइस्चर प्लेस पे ये ज्यादा होते हैं। और कॉकरोच में किस तरह से श्वसन की प्रक्रिया होती है। हमने बात करी थी कि मनुष्यों में श्वसन की प्रक्रिया जो है वो लंग्स के द्वारा होती है ना। हाथी में, शेर में, पक्षियों में भी श्वसन की प्रक्रिया लंग्स के द्वारा होती है। मतलब हमारे पास फेफड़े हैं सांस के लेने के लिए, श्वसन अंग के रूप में हमारे पास लंग्स मौजूद हैं, फेफड़े मौजूद हैं। लेकिन कुछ छोटे कीड़े मकोड़ों की बात यदि की जाए तो उनमें लंग्स नहीं पाया जाता है। तो कॉकरोच में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है हम उसके बारे में जानेंगे। कॉकरोच जो है, आपको मैंने इस वाले डायग्राम में देखिए बहुत बड़ा सा इसलिए जूम करके दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जैसे ये है ना आपका, कुछ जैसे आपका गैस का सप्लाई होता है तो पाइप्स के द्वारा होता है ना। उसी तरीके से कुछ इस तरीके का, जैसे यहाँ से मान लीजिए कोई गैस एंटर कर रही है अगर, तो वो सब तरफ चली जाएगी, ये सब तरफ चली जाएगी, यानी कि पूरे शरीर में। तो हम मान सकते हैं कि कुछ इस तरीके का ही सप्लाई होता है, इधर से एंटर करी गैस और पूरे शरीर में पहुंच गई, है ना। तो ये बड़े से डायग्राम में आपने देख लिया कॉकरोच के इंटरनल स्ट्रक्चर, कैसे जाल सी संरचना और पूरा पाइप, जैसे यहाँ पे देखिए इस तरीके से पूरा पाइप जैसे संरचना बनी हुई है, इस तरीके से जाल जैसा पूरा बना हुआ है ना। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ जाल जैसी संरचना बनी हुई है। ये है आपकी जाल जैसी संरचना। ये क्या है, ये क्या है ना। इसको समझने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। कॉकरोच जो है उसके पास एक स्मॉल सी ओपनिंग होती है ऑन द लेटरल साइड ऑफ इट्स बॉडी। लेटरल साइड का मतलब जो उसके नीचे की तरफ का, लेटरल साइड का मतलब जैसे ये है तो ये नीचे की साइड, लेटरल साइड इसे कहते हैं। तो लेटरल साइड, उसकी लेटरल साइड पे बॉडी के एक छोटी सी ओपनिंग होती है ना। तो इन ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं, अ कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरिकल्स, उन्हें हम स्पाइरिकल्स कहते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स इट्स बॉडी थ्रू द स्पाइरिकल्स। मैंने आपको जैसे जाल दिखाया, ये वाले डायग्राम में देखें, ये जैसे यहाँ पे ये ओपनिंग होगी तो ये क्या है, ये है स्पाइरिकल्स। बहुत सारे होते हैं संख्या में। तो इन स्पाइरिकल्स के थ्रू क्या होते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो शरीर के अंदर घुस जाती है। किसके, कॉकरोच के शरीर के अंदर। द स्पाइरिकल्स आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। और जो स्पाइरिकल्स हैं
वो एक जालवत संरचना नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती है, कॉल्ड ट्रैकी विच आर प्रेजेंट ऑल ओवर इट्स बॉडी, जो कहाँ पे मौजूद होती हैं, उसके पूरे शरीर पर वो मौजूद होती हैं. द ऑक्सीजन देन एंटर्स द ट्रैकियाई फ्रॉम वेयर इट डिफ्यूजेस इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी. अब क्या होता है, ऑक्सीजन फिर उन ट्यूब्स में एंटर करती है और उसके अंदर उसी सरफेस से डिफ्यूज हो जाती है, हर एक कोशिका तक पहुंच जाती है ना. The movement of carbon dioxide follows the reverse path wherein the carbon dioxide in the cells of the body first enters the tracheae and then leaves the body through the spiracles. यानी कि क्या हो रहा है, अगर स्पाइरिकल्स को हम कंपेयर करके समझेंगे, क्योंकि मनुष्यों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है ये आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, तो हम कंपेयर कर लेंगे. कॉकरोच के स्पाइरिकल्स की तुलना हम अपनी नाक के द्वारा कर सकते हैं. जैसे हम नाक से सांस लेते हैं, ऐसे ही कॉकरोच के शरीर में ऑक्सीजन युक्त जो गैस है वो उसके शरीर में एंटर करती है. किस रास्ते से, स्पाइरिकल्स के द्वारा. ठीक है. उसके बाद पूरे शरीर में, जैसे हमारे शरीर में लंग्स मौजूद हैं, हमारे पास लंग्स मौजूद हैं, फेफड़े हमारे मौजूद हैं, उस तरह से उनके पास क्या मौजूद हैं, ट्रैकी मौजूद है, यानी कि ट्यूब जैसी संरचना है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है, यानी कि नलिकाओं का जाल है. और ये नलिकाओं का जाल उस कॉकरोच के पूरे शरीर में फैला हुआ होता है. ठीक है. तो जब ऑक्सीजन ने एंटर किया स्पाइरिकल्स के द्वारा, तो पूरे शरीर में, मतलब कॉकरोच के पूरी बॉडी में वो ट्यूब्स फैली हुई थी, उनमें वो ऑक्सीजन युक्त जो आपकी उसकी जो ब्रेथ कह सकते हैं, ऑक्सीजन युक्त जो हवा थी वो अंदर गई और एक एक उसकी कोशिका तक पहुंच गई. उसके बाद रेस्पिरेशन की प्रोसेस हुई होगी. उसके बाद फिर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा जो है उसी स्पाइरिकल्स के द्वारा उसकी बॉडी से बाहर निकाल दी गई. जैसे हम अपनी नाक से CO2 वाला गैस जो है, वो CO2 वाली हवा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है वो हम सांस में छोड़ देते हैं, ऐसे ही कॉकरोच भी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल देता है. ठीक है. तो ये जो प्रोसेस है, जब ऑक्सीजन अंदर घुसती है तो पहले स्पाइरिकल से एंटर करके ट्रैकियाई तक जाती है, और जब बाहर निकलना होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाले को, तो ट्रैकियाई से स्पाइरिकल्स में जाकर के शरीर के बाहर निकल जाती है ना. तो अब ब्लड ऑफ कॉकरोच नोन एज हीमोलिम्फ, यानी कि अब देखो, कॉकरोच जो है, आपने कभी कॉकरोच को मार दिया होगा, बहुत बार कॉकरोच को हम चप्पल से या किसी चीज से पीट के मार देते हैं, तो कॉकरोच के बॉडी में रेड कलर का ब्लड नहीं होता. रेड कलर का ब्लड नहीं होता, तो सफेद रंग आपको, वो लाल रंग आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, है ना. तो बॉडी में ब्लड की जगह पे कॉकरोच के शरीर में हीमोलिम्फ पाया जाता है. हीमोलिम्फ जो है वो इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बिटवीन सेल्स. दो सेल्स के बीच में गैसेस का एक्सचेंज जो हो रहा है वो कौन करता है, हीमोलिम्फ के द्वारा होता है. तो कॉकरोच का बहुत आसान है, कॉकरोच वाला समझना आपके लिए बहुत आसान है. जैसे ये जाल है, नलिकाओं का जाल है ऐसे. तो यहाँ पे कोई भी चीज अगर एंटर करती है, अगर कोई भी चीज यहाँ पे एंटर करती है, मान लीजिए यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पे ओपनिंग है, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ से एंटर कर जाएगी. ऑक्सीजन जो है क्या है, यहाँ से एंटर कर जाएगी, है ना. और ऑक्सीजन जब एंटर कर जाएगी तो वो पूरी सारी पूरे बॉडी में पहुंच जाएगी. यहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी और CO2 वापस से इसी रास्ते से बाहर आएगी. सेम इसी रास्ते से CO2 बाहर आएगी, मतलब प्रोसेस सेम वैसी ही है
केवल इसमें इनके पार्ट्स में, इसके श्वसन तंत्र में 2 अंग नए यूज हुए हैं। स्पाइरिकल्स की तुलना हम अपनी नाक से कर सकते हैं और नेटवर्क ऑफ ट्यूब जो है ट्रैकियाई, उसकी तुलना हम अपने लंग्स से कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? लंग्स हमारी चेस्ट कैविटी तक सीमित हैं और उसके बाद एक एक कोशिका में गए, पर इनका जो ट्यूब का नेटवर्क है वो पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। तो कॉकरोच में श्वसन की प्रक्रिया देख ली आपने। अभी आपको अर्थवर्म में किस तरह से श्वसन की प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी जानना है। अभी सभी बच्चों से होपफुली समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कॉकरोच में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है उसमें कोई क्वेश्चन है आप सभी का, तो आप अभी तुरंत चैट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तब हम आगे अर्थवर्म किस तरह से श्वसन की प्रक्रिया करता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले अगर कोई क्वेश्चन है कॉकरोच के बारे में, है ना, कि और मनुष्यों के बारे में भी, ह्यूमन बीइंग के बारे में भी और कॉकरोच के बारे में भी, इन दोनों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में अगर कोई प्रश्न है, यदि कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को, तो आप चैट के माध्यम से या डायरेक्ट बातचीत करके उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर सकते हैं। बातचीत करके आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि एक्चुअल में रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है ह्यूमंस में और कॉकरोच में क्या डिसिमिलरिटीज हैं, क्या असमानताएं हैं और क्या सिमिलैरिटीज हैं, मतलब क्या समानताएं हैं, क्या चीज है जो एक जैसी है, क्या चीज है जो डिफरेंट है। ह्यूमंस यानी मनुष्य, हम सभी सांस कैसे लेते हैं, उसकी प्रोसेस कैसे है, हमारे शरीर में किस तरह से ये प्रक्रिया होती है। मैंने आपको बहुत ब्रीफ में रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग समझाया, आपको रेस्पिरेशन इन अमीबा समझाया गया, आपको रेस्पिरेशन इन कॉकरोचेस समझाया गया। 3 कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुकी हूँ। अब इसमें अगर कोई प्रश्न है आप सभी बच्चों का तो आप तुरंत पूछ सकते हैं और अगले सेशन में भी पूछ सकते हैं, है ना। अभी हम लोगों को बात करनी है, देखो श्वसन की प्रक्रिया जो होती है ना बच्चों, मैंने आपको बताया कि जितने भी जीव जंतु हैं, है ना, जितनी भी वनस्पतियां हैं, हम छोटे से छोटा, जितना छोटा जंतु, जितना छोटा जीव हमने देखा है या हमने नहीं भी देखा है ना, ऐसे भी जीव जो हमें अपनी आंखों से नहीं भी दिखाई पड़ते हैं, जिनके लिए हमें माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ जाती है, ऐसे जीव भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, है ना। और वो जीव जो हमें दिखाई पड़ते हैं, जैसे चींटी है बहुत छोटी होती है, तो चींटी से लेकर के, और हाथी है बहुत बड़ा होता है, हाथी तक। आपने पेड़ पे, पौधों पे या अपने दीवार पे ग्रीन कलर की काई लगी हुई देखी होगी, मखमल के जैसी काई लगी हुई देखी होगी, उस छोटे पौधे से लेकर के और बहुत बड़े बरगद के पेड़ तक, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, सांप, मच्छर तक, इवन मॉस्किटो तक, चींटी तक, सभी जीव क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। सभी पक्षी, सभी जीव जंतु, सभी वनस्पतियां, वो सभी जो सजीव की श्रेणी में जिन्हें हम ला रहे हैं, तो सजीव की श्रेणी में वो इसीलिए हैं क्योंकि वो क्या करते हैं बच्चों, श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस उनके शरीर में होती है ना। तो ये जो है आपको मनुष्यों में किस तरह से श्वसन होता है कंप्लीट है, क्लियर है। उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है, मैं बार बार आपसे ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किसी बच्चे ने प्रश्न नहीं किया अभी तक, तो अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा के मैं खत्म करा चुकी हूँ। तो अगर उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप क्लियर करेंगे। कुछ आपके कॉन्फ्यूजन आपके क्वेश्चन आंसर के थ्रू भी दूर हो जाएंगे,
अभी हमने कॉकरोच के बारे में बात कर लिया, अमीबा के बारे में बात कर लिया, और बहुत टाइम तक हमने ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों में हो रही श्वसन की प्रक्रिया के बारे में बात करी। तो अब हमें बात करनी है अर्थवर्म के बारे में। अर्थवर्म क्या होता है बच्चों? अर्थवर्म, जिसे हम केचुआ के नाम से जानते हैं। अर्थवर्म क्या होता है? जिसे हम केचुआ के नाम से जानते हैं। बारिश के दिनों में आपने बहुत मतलब केचुआ को आपने बारिश के समय में जमीन पर, फर्श पे नहीं, जमीन पे, मिट्टी में, खेत में चलते हुए देखा होगा। सामान्य तौर पर ये जीव आपको दिखाई पड़ सकता है बारिश के समय में। तो अर्थवर्म जो है, इसके शरीर में रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है? देखो, आपने जब फसलों के बारे में बात करी थी, हमने सूक्ष्म जीव के बारे में बात करी थी, तो ये जो केचुआ होता है ना, ये हमारी खेत की मिट्टी को क्या करता है? उपजाऊ बना देता है ना। केचुआ जो होता है ये हमारी खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाता रहता है। तो अर्थवर्म जो है ये भी रेस्पिरेशन करता है क्योंकि जीव है। तो रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू द सरफेस ऑफ देयर स्किन। हमने और किस जीव के बारे में बताया था जो अपनी स्किन की सरफेस से ही रेस्पिरेशन करता है? अमीबा के बारे में, जो एक कोशिकीय जंतु है लेकिन अपनी सरफेस से ही वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर लेता है। अर्थवर्म यानी कि केचुआ जो है, केचुआ भी रेस्पिरेशन करता है थ्रू द सरफेस ऑफ देयर स्किन। अपनी त्वचा के द्वारा ही अर्थवर्म भी रेस्पिरेशन कर लेता है। कैसे कर लेता है? The skin of an earthworm is moist and slimy. Slime का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा लिसलिसा सा। Moist का मतलब नमी, है ना, नमी वाला होता है। बारिश के मौसम में ही आपको दिखाई पड़ेगा। Slimy होता है ना। उसकी स्किन जो होती है वो कैसी होती है? Moist होती है, नम होती है और चिपचिपी होती है। और चिपचिपी, स्लाइम सभी बच्चे जानते हैं कैसा होता है। तो स्लाइम के जैसी इसकी स्किन होती है, नम होती है और चिपचिपी होती है। तो गैसेस जो होती हैं डायरेक्टली डिफ्यूज इनटू इट्स टिश्यूज थ्रू द स्किन। तो जो भी गैसेस हैं, कौन सी अंदर जा रही है? ऑक्सीजन। कौन सी बाहर आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस अंदर जा रही है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस बाहर आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैसेस डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाती हैं, टिश्यूज के अंदर चली जाती हैं। किस रास्ते से? स्किन के थ्रू ही। मैंने आपको जैसे बताया था कि किशमिश में परासरण के द्वारा क्या होता है? पानी अंदर चला जाता है। वैसे ही डिफ्यूजन के द्वारा गैसेस का भी आदान प्रदान हो जाता है। तो गैसेस जो है डायरेक्टली जब टिश्यूज के अंदर एंटर कर जाएं त्वचा के माध्यम से, तब उसे हम डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं। तो ये कौन सी प्रक्रिया के द्वारा इसमें हो रहा है? विसरण की प्रक्रिया। किसमें? त्वचा में। त्वचा में विसरण की प्रक्रिया द्वारा केचुए में क्या होता है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो ये तो हो गया आपका अर्थवर्म में। अभी मैं बार बार इसलिए पूछ रही हूँ कि कोई कॉन्सेप्ट आपका कंफ्यूजन है तो आप चैट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, या आप हैंड रेज के माध्यम से भी मुझसे पूछ सकते हैं। अब अगर केचुआ और अर्थवर्म ये दोनों एक चीज होती है। अब देखो, आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ना है। हमने छोटे छोटे जीवों के बारे में, बहुत आसान सा था, कॉकरोच के बारे में हमने बात कर ली, हमने केचुआ के बारे में बात करी, हमने अमीबा के बारे में बात करी, जिसमें से कमोबेश अमीबा और केचुआ का रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया कि अमीबा जैसे हम अपनी आंख से नहीं देख सकते हैं, केवल एक ही कोशिका का बना होता है, यूनिसेलुलर जंतु है, एक कोशिकीय जंतु है। तो उसमें भी बॉडी सरफेस से ही उसके हो जाता है रेस्पिरेशन, और अर्थवर्म में भी बॉडी सरफेस से ही रेस्पिरेशन हो जाता है। कॉकरोच में रेस्पिरेशन जो है वो नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, उसके थ्रू हो जाता है, जिन्हें हम ट्रैकियाई कहते हैं। और स्पाइरिकल्स, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिससे हवा जो है अंदर जाती है और बाहर आती है।
अंदर जाने वाली हवा में ऑक्सीजन होती है, बाहर निकलने वाली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यहां तक सभी बच्चों का क्लियर है? तो अभी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में हम बात करेंगे। बच्चों आप सभी को पता है, ऐसे तो ये कंफ्यूजन वाला है ना, तो बच्चे इसमें साथ साथ हम समझेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जैसे आप सभी को पता है कि सभी पेड़ पौधे सांस लेते हैं, है ना। तो जो हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या है, ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर आएगी। श्वसन की प्रक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी और बाहर क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। अभी कंफ्यूजन यहाँ पे है, बच्चों से बात करके ही मजा आएगा इसमें। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, कि ऑक्सीजन अंदर एंटर कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। प्रक्रिया ये कौन सी है, श्वसन की है। कॉमन यही प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लांट्स की, हम पेड़ों की बात कर रहे हैं। तो पेड़ों के बारे में हम सबको पता है कि पेड़ जो है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना। पेड़ हमें क्या देते हैं, पेड़ हमें अपनी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, यानी प्राणवायु ऑक्सीजन की सप्लाई हमें कौन करता है, हरे पेड़ पौधे ही करते हैं। तो मैं अगर ये कहूं कि श्वसन की प्रक्रिया में पेड़ भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो क्या ये सही है कि गलत है ना। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को, कि जब मैं बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ठीक है। लेकिन सामान्य तौर पर सबको जो बार बार बताया जाता है, बचपन से जो क्या बताया जाता है, वो क्या बताया जाता है कि पेड़ जो होते हैं, पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ हमें वायु देते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं। तो जिस वायु की बात की जाती है, पेड़ हमें वायु देते हैं, तो वो वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। वो पेड़ हमें, हम उस ऑक्सीजन की बात करते हैं कि पेड़ हमें वायु देते हैं, मतलब हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं और हम ऑक्सीजन को अपने प्राण वायु की तरह यूज करके जीवित रहते हैं। देखो प्लांट्स में दो प्रक्रियाएं होती हैं और साथ साथ चलती रहती हैं, है ना। आप अभी छोटी क्लास में हैं, थोड़ा सा बड़े होंगे तो इसको थोड़ा सा और आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा। दो प्रोसेस होती रहती है, एक है श्वसन और दूसरी है प्रकाश संश्लेषण, है ना। ये कंफ्यूजन ना हो किसी बच्चे को, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। श्वसन में क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती है और O2 अंदर जाती है, यानी कि एंटर कौन कर रही है, ऑक्सीजन, निकल क्या रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अब साथ साथ प्रकाश संश्लेषण भी होता रहता है ना। इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है ना। तो अब हम ये कह सकते हैं कि फाइनली ऑक्सीजन ही मिलती है हमें पेड़ों से। लेकिन वो जब अपनी श्वसन की प्रक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। अच्छा, एक पॉइंट, एक क्वेश्चन और, सामान्य तौर पर सभी बच्चों को, बड़ों को, मुझे भी बचपन में ये बात बोली गई थी कि रात होने के बाद पौधों के पास नहीं जाना चाहिए। उसके अलग अलग लॉजिक्स दिए गए, मम्मी पापा ने कुछ और बात बताई,
दादा दादी ने कुछ और बात बताई, है ना। क्या बताया? मम्मी पापा ने बताया कि पेड़ पौधे जो है रात में सो जाते हैं, तो आपका भी सोने का टाइम है, तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए पेड़ पौधों को। दादा दादी ने कहा कि पेड़ पौधे को छूने से भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे, हाँ, भगवान जी नाराज हो जाएंगे, आपको पेड़ पौधे को डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन उसके पीछे बच्चों, हमें जो भी चीज हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े लोग जो रोकते हैं, उसके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक होता है, कोई रीजन होता है, और वो वैज्ञानिक कारण होता है। जो हमारा भारतीय समाज है बच्चों, भारतीय समाज में ये साइंस शुरू से, मतलब इस तरह से विज्ञान इस रूप में नहीं था, है ना। लेकिन हर चीज, हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्हें ये सारी चीजें पहले से पता थी, है ना। ऐसा नहीं है कि वो इंतजार कर रहे थे कि जब साइंस आएगी और जब विज्ञान में ये प्रयोग होगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, और तब वो हमें बताएंगे कि पेड़ पौधों के पास मत जाओ। हमारे ऋषि मुनियों के पास या बहुत पुराने समय में भी ये ज्ञान सबको था। उन्हें पता था कि श्वसन की प्रक्रिया में पेड़ जो है ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन वही कार्बन डाइऑक्साइड पौधा फिर से यूज कर लेता है खाना बनाने की प्रोसेस में। आप सभी ने भोजन ये तो पढ़ा था ना कि स्वपोषी पौधे अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, है ना। पौधे जो है अपने लिए भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो कैसे बना लेते हैं? वो प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। इसी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पौधे अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण करते समय कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज कर लेते हैं जो पौधे द्वारा छोड़ी गई या जो वातावरण में है, और रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। रात में ये, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण है, तो ये प्रक्रिया होती है दिन में सूरज की रोशनी में, ठीक है। तो दिन में हमें अलाउड है, हम पौधों के पास जा सकते हैं, अपने बाग बगीचे में खेल सकते हैं, पर रात होते ही हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता हमें पेड़ों के पास नहीं जाने देते। हमें मना किया जाता है कि हम पेड़ पौधों के पास नहीं जाएंगे, हम उनकी पत्तियों को नहीं छेड़ेंगे, हम उनके साथ, मतलब बगीचे में हम नहीं खेलेंगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि रात के समय ये प्रोसेस कट हो गई, ये प्रोसेस रात में नहीं हुई, कट हो गई। और जब रात में ये प्रोसेस कट हो गई तो ये प्रोसेस निरंतर चल रही है 24 घंटे। तो दिन में इस प्रोसेस के कारण हम पौधे के सामने जा सकते हैं, पौधे के पास जा सकते हैं और उससे छोड़ी हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। रात में हम नहीं जा सकते क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया तो निरंतर हो रही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि श्वसन की प्रक्रिया किसी भी जीव के जन्म से लेकर के मृत्यु तक निरंतर होती रहती है, एक भी सांस नहीं छूटती, है ना। तो श्वसन की प्रक्रिया रात में हो रही है, उसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन यूज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो रही है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो रही हो तो हमें पेड़ पौधों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है? टॉक्सिक मटेरियल है, हमारे शरीर के लिए ये उत्सर्जी पदार्थ है ना। जस्ट लाइक ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे सभी जीव करते हैं, प्लांट्स टू रेस्पायर, पौधे भी श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, है ना। पहले ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया हो, तब हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद ऑक्सीजन रिलीज होती है और श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होती है, ये हम समझेंगे तब। लेकिन पहले ये कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए कि श्वसन की प्रक्रिया में, अब जैसे एक प्रश्न पूछा जाए, अभी आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया, तो अब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि पौधे सांस लेते समय श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस रिलीज करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, है ना। तब आपका आंसर यही होगा कि पौधे भी श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, लेकिन फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं
कि पौधे हमें प्राणवायु देते हैं, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, तब आप दोबारा से उस प्रश्न का उत्तर देंगे और कहेंगे कि हाँ, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन ऐसा दिन के समय होता है। मतलब कब? सूरज की रोशनी में, जब पौधा अपने लिए खाना बना रहा होता है, उस प्रोसेस को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब सूरज की रोशनी में पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया, अपने भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लेता है वो और रिलीज क्या करता है? ऑक्सीजन। इसलिए हम कहते हैं कि पौधा ऑक्सीजन देता है हमें। हमें पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु हमें पेड़ पौधे ही देते हैं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ये हम अगले सेशन में करेंगे। अभी आपका यहाँ तक का कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अभी अगले सेशन में हम बातचीत भी करेंगे, और आज के सेशन को ध्यान से पढ़ने के लिए, और ये 2 गूढ़ प्रश्न जो आप बच्चों की एज के हिसाब से काफी कठिन माने जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।